एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 5वां पार्ट अतीत के पत्र शुरू कर दिया था, जिसके लेखक हैं विनोबा जी और गांधी जी। आज हम उसी पार्ट का आगे का भाग देखने वाले हैं। और आप तो जानते हैं कि हम विनोबा जी के कार्य देख रहे थे। विनोबा जी के कार्यों में हमने देखा कि उन्होंने अलग अलग वर्ग चलाए, वाई में विद्यार्थी मंडल की स्थापना भी की और साथ ही साथ सत्याग्रह श्रम के तत्वों का प्रचार करने का भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। अब देखते हैं आगे। बड़ौदा में उनके कुछ 10-15 मित्र थे। अब इन सबको लोक सेवा करने की बड़ी इच्छा थी और इसी कारण वहाँ पर 3 साल पहले उन्होंने मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित की और इसी संस्था के वार्षिकोत्सव में विनोबा भावे जी गए थे। अब उत्सव यानी क्या कि इस संस्था के उत्सव में जितने भी सभासद हैं वो इकट्ठे हो जाते थे और क्या क्या काम करना है, आगे किस तरह से करना है, इन सब की चर्चा इस उत्सव में होती थी। अब उसमें विनोबा जी ने हिंदी प्रचार करने का भी विचार रखा। अब उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि यह संस्था जो है बड़ौदा की, यह काम जरूर करेगी। अब विनोबा जी गांधी जी से कहते हैं कि आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था जरूर काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये तो था उनके कार्यों के बारे में। अब अंत में सत्याग्रहाश्रम के निवासी होने के तौर पर वे अपना आचरण कैसा था ये बताते हैं। अब अस्वाद व्रत यानी फीका भोजन ग्रहण करना। अब इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में वो कुछ बातें यहाँ पर लिखते हैं। अब अपरिग्रह मतलब क्या? कोई भी चीज संग्रहित या इकट्ठी करके ना रखना। अब लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही उनका परिग्रह था, यानी इतनी ही चीज़ें वे अपने पास रखते थे। इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ का संग्रह वो नहीं करते थे। अब बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत उन्होंने ले लिया था। अब इस कारण से क्या होता था, वे शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेते थे और करघे पर बुना हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि विनोबा जी गांधी जी के विचारों से कितने प्रभावित थे। वे केवल गांधी जी के विचारों को मानते ही नहीं थे, तो उन्हें अपने आचरण में लाने की पूरी कोशिश भी करते थे। अब यही देखिए कि अपरिग्रह करना यानी चीज़ों को संग्रहित न करके रखना, दूसरा बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लेना, या फिर करघे पर बुना हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल करना। इन सारी चीज़ों से साफ साफ पता चलता है कि विनोबा जी के मन में गांधी जी के प्रति कितना विश्वास और प्रेम था। आगे भी ये बताते हैं कि स्वदेशी और परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। अब एक बार गांधी जी ने मद्रास में एक व्याख्यान दिया था स्वदेशी और परदेशी के संबंध में। उसी के साथ संबंध जोड़कर विनोबा जी कहते हैं कि स्वदेशी और परदेशी का संबंध मेरे पास तो है ही नहीं। अब सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन भी उन्होंने ठीक ठीक ही किया था, ऐसा उनका विश्वास था। आगे वे ये भी कहते हैं कि अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है कि क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। अब जितनी भी उन्होंने सेवा की है, जितनी भी व्रतों का उन्होंने पालन किया है, उससे और भी ज़्यादा वो कुछ करना चाहते थे ईश्वर के लिए। वे कहते हैं कि उनकी श्रद्धा है कि आश्रम के नियमों के अनुसार, अब एक नियम को छोड़कर वे आगे इसके बारे में भी बताते हैं कि मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ। अब जो लोग आश्रम में रहते हैं उनके लिए कुछ नियम होते हैं उन आश्रम में रहने के लिए। अब उन्हीं सारी नियमों का उन्होंने परिपालन किया था। वे कहते हैं कि आश्रम ही मेरा साध्य है, साधन नहीं है, यानी मेरा सब कुछ है। अब जिस एक बात की कमी का उल्लेख उन्होंने पहले किया था वह है कि अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना।
अब उन्होंने इसका भी प्रयत्न किया था, पर प्रवास में, सफर में यह संभव न हो सका उनसे। अब सत्याग्रह का या दूसरा कोई, शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का अगर सवाल पैदा होता है तो विनोबा जी कहते हैं गांधी जी से कि वह तुरंत ही पहुंच जाएंगे। इधर आश्रम में क्या क्या फेरफार हुए हैं या क्या क्या बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए हैं, तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, या फिर उन्हें अपने आहार में क्या क्या परिवर्तन या बदलाव करना चाहिए, यह जानने की विनोबा जी की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। और वे गांधी जी को यह भी कहते हैं कि आप ये स्वयं पत्र में मुझे लिखे। ऐसा विनोबा का यानी उनके पितृतुल्य यानी पिता समान समझने वाले पुत्र का आग्रह है, हठ है। और आगे वे कहते हैं कि 2-4 दिन में ही वह यह गांव भी छोड़ देंगे। और आखिर में वे गांधी जी को प्रणाम करते हैं और अपना पत्र समाप्त करते हैं। अब जैसे ही यह पत्र गांधी जी को मिलता है तो यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापूजी के यानी गांधी जी के मुंह से निकले थे। अब यहाँ पर गुरु और शिष्य की परंपरा अगर हम देखें तो बहुत ही पुरातन काल से चली आ रही है। और गांधी जी भी यहाँ पर 2 उदाहरण देते हैं। एक तो पहला उदाहरण है गोरख और मच्छंदर नाथ का। मच्छंदर नाथ एक गुरु है और गोरख शिष्य है। अब एक बार मच्छंदर नाथ के जीवन में एक ऐसा क्षण आया था कि गोरखनाथ यानी उनके शिष्य ही गुरु पर भारी पड़ गए थे। और दूसरा भीम है भीम, महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है। भीम बड़े ही बलशाली थे, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अब इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया था और यह भी कहा जाता है कि 100 हाथियों का बल हम भीम में देख सकते हैं। अब उनका कहने का तात्पर्य यही है कि शिष्य गुरु से एक कदम आगे चला गया है, यानी शिष्य ने गुरु से भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब जब वो उत्तर देते हैं विनोबा जी के पत्र का, तो वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं? सारे काम तो तुमने पहले ही कर दिए हैं। अब यह मुझे नहीं सूझता कि तुम्हें मैं ऐसा कौन सा विशेष काम दूं। विनोबा जी के प्रेम और चरित्र से गांधी जी बड़े ही प्रभावित हो गए थे और वे कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे चरित्र ने मुझे मोह में डुबो दिया है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। यानी यहाँ पर गांधी जी कहना चाहते हैं कि शिष्य ही गुरु से एक कदम आगे चला गया है। अब तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा गांधी जी कहते हैं। और विनोबा जी के लिए वे पिता का पद भी ग्रहण करने के लिए तैयार थे। आगे वे ये भी कहते हैं कि मेरे लोभ को यानी मेरे कार्य को जो मैं करना चाहता था उसे तुमने लगभग पूरा ही कर दिया है। गांधी जी यह मानते थे कि एक सच्चा पिता जो है वो अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। उनके अनुसार सच्चे पिता की यह परिभाषा थी। तो एक सच्चे पुत्र की परिभाषा यह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे, यानी उनके कार्यों में वृद्धि करे। वे कहते हैं कि पिता सत्यवादी हो, यानी हमेशा सच बोलने वाले हो, या अपने निर्णय पर दृढ़ रहने वाले, अड़िग रहने वाले हो, या दयावान हो। तो एक सच्चे पुत्र को भी स्वयं अपने अंदर ये गुण धारण करने चाहिए। और वे विनोबा जी से कहते हैं कि यह सब तुमने किया है, ऐसा तुम्हारे इस पत्र में दिखता भी है। आगे वे कहते हैं कि ये जो भी कार्य तुमने किए हैं वो तुम्हारे प्रयत्नों से किए हैं। इन सब का श्रेय तुम्हें जाता है, ना कि मुझे। और फिर भी तुमने जो मुझे पिता का पद दिया है उस पद को मैं स्वीकार करता हूँ तुम्हारे प्रेम की भेंट के स्वरूप में। अब उस पद के योग्य बनने का मैं प्रयत्न करूँगा, ऐसा भी गांधी जी विनोबा जी को कहते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। यहाँ पर गांधी जी हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद यानी पिता पुत्र का उदाहरण देते हैं। हमने हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी तो सुनी ही है। हिरण्यकश्यप जो कि अपने अहंकार में इतना डूब जाते हैं कि खुद को भगवान समझने लगते हैं
और दूसरा भक्त प्रहलाद, विष्णु की भक्ति करने वाले, हमेशा विष्णु भक्ति में डूबे रहने वाले। अब यहाँ पर गांधी जी शायद यही कहना चाहते हैं कि अगर मैं हिरण्यकश्यप की तरह अहंकारी बन जाऊं तो विनोबा भक्त प्रहलाद की तरह उनका सादर निरादर करें, यानी अपमान करने से भी न चूके। आगे गांधी जी विनोबा जी से कहते हैं कि तुम्हारी इस बात में कोई शक नहीं है कि तुमने बाहर रहकर भी आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। अब तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे कोई शंका थी ही नहीं, यानी गांधी जी को पूरा यकीन था कि विनोबा जी 1 साल या कितने भी साल बाहर रहने के बाद वे आश्रम में लौटेंगे ही। अब वे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे संदेश तुम्हारे मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। अब ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। आखिर में वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे दीर्घायु हो, और वे ये भी कहते हैं कि हिंद की उन्नति के लिए विनोबा जी का उपयोग हो, यही उनकी इच्छा है, कामना है। विनोबा जी के आहार के संबंध में बताते हुए गांधी जी कहते हैं कि फिलहाल तो परिवर्तन करने की आहार में कोई आवश्यकता नहीं लगती, लेकिन दूध का त्याग अभी तो ना करें, और उसी के साथ आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाई जाए। आगे भी कहते हैं कि रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी तो नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारों की यानी प्रचार करने वालों की आवश्यकता है। हाँ, यह संभव है, हो सकता है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। इस तरह खेड़ा जिले के सत्याग्रह करने की संभावना जताते हुए वे कहते हैं कि अभी तो मैं रमता राम हूँ, 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। और पत्र समाप्त करते हुए कहते हैं, विशेष तो जब आओगे तभी सब तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक हैं। और आखिर में आशीर्वाद देते हुए पत्र की समाप्ति करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विनोबा जी के 1 वर्ष के कार्य से ही गांधी जी कितने प्रभावित हो गए थे, और इसीलिए अनायास ही उनके मुख से निकल जाता है कि बहुत बड़ा मनुष्य है। ये उद्गार विनोबा जी के लिए थे। वे उनका अनुभव बताते हैं कि महाराष्ट्र और मद्रासियों के साथ उनका बहुत ही अच्छा संबंध रहा था, और महाराष्ट्र के लोगों ने कभी गांधी जी को निराश नहीं किया, और उसमें भी वे खास विनोबा जी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें भी विनोबा जी ने तो हद ही कर दी। तो चलिए, यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। आज की हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।